हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ प्रमोद ओलानिया। क्लियर विजन में स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पटवार के पेपर लगातार हो रहे हैं। पटवार का पेपर नंबर 9 मैं आपके लिए सॉल्यूशन के लिए लेकर आया हूँ। पेपर में हम कोशिश ये करते हैं कि एक लेवल जो है वो एक ठीक ठीक लेवल होना चाहिए जो पेपर के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि बड़े पेपर में अगर हम लेवल थोड़ा हैवी भी कर देते हैं तो मैं मानता हूँ कि वो पेपर का लेवल तो हैवी हो जाता है लेकिन इनबैलेंस पेपर हो जाता है। पेपर का बैलेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का गणित बहुत अच्छा भी नहीं होता और बहुत ख़राब भी नहीं हो सकता। ये मानते हैं कि हम जब पटवार का पेपर करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि भाई सीईटी के जो तैयारी करने के बाद में जो बच्चा इस पेपर को देगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गणित जानता ही जानता है। फिर भी उसके बाद में भी 10-11 सब्जेक्ट है, सब में पारंगत हासिल करने के बाद ही इस बार की जो पेपर है वो जो 2000 पदों के लिए भी आएगा, जितना भी आएगा उसको पार किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ। पेपर नंबर 9 जो आप देख रहे हैं, इसका प्रश्न नंबर जो 91 जो मैथ्स के लिए था वो मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे। उनकी आयु का औसत 30 वर्ष था। उसी समय एक अध्यापक जिसकी आयु 60 वर्ष थी सेवानिवृत्त हो गया और उसकी जगह एक नया व्यक्ति उसके स्थान पर आ गया। अब अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। मतलब ये हुई कि 60 साल का एक हमारे पास में टीचर गया और अगर 60 साल का ही टीचर हमारे पास में आ जाता तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात सही है। लेकिन एक आने से 1 वर्ष कम हो गई तो इसका मतलब 25 अध्यापक थे। 25 लोगों की एक-एक वर्ष कम कर दी किसी के आने से। इसका मतलब जो नया टीचर आया है, नया टीचर जो आया है, उसने 25 लोगों की एक-एक वर्ष कम कर दी। 60 की जगह 60 आ जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कम कर दी थी, यहाँ पर कितना बचेगा? 35 वर्ष बचेगा। और जो आने वाला टीचर है, तो दोस्तों 35 वर्ष का होगा, यानी कि 35 वर्ष आने वाले टीचर की आयु हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? यस, अगली वाली बात पे आते हैं। अगली वाली बात पे आते हैं। घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है। ये घनाभ है, क्यूबेडिकल है, आकृति है, क्यूबॉइड है और इसकी किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ के सभी किनारों का की लंबाई का योग ज्ञात करना है। किनारे का मतलब LBH उसका योग ज्ञात करना है और वो भी LB 4 बार होता है, चौड़ाई भी 4 बार होती है, लंबाई भी 4 बार और ऊंचाई भी 4 बार होती है। बहुत अच्छी बात बोली इसने। दो सतह, एक सतह ऐसी है, एक सतह यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो एक सतह ये बनी पड़ी है, एक सतह ये बनी है और एक सतह इस तरीके से बनी है। जो भी है, अगर ये सतह जो दे रखी है और ये सतह जो दे रखी है और ये सतह जो दे रखी है, तीन सतह फेस तीनों 3D में मैंने इसको बनाया। अब इसका आयतन तो 140 है, आयतन होता है 140 जो दे रखा है LBH बराबर 140 है। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? एक सतह का 28 दे रखा है और एक सतह का दे रखा है कितना? 20 दे रखा है। 28 के अगर मैं टुकड़े करूं 7 गुणा में 4 कर सकता हूं, वैसे तो 14 गुणा में 2 भी कर सकता हूं, लेकिन इसके जब टुकड़े करूं तो एक 4 कॉमन ले लूं तो 4 गुणा में 5 भी कर सकता हूं। एक मेरे पास में एक भुजा आ गई 5, एक भुजा आ गई 4 और एक भुजा आ गई नहीं 7, ऐसे टुकड़े कर लो। 20 के टुकड़े 4 गुणा 5 ठीक है, वैसे 10 गुणा 2 भी हो सकता है, 14 गुणा 2 भी हो सकता है, वो बाद की बात है। 14 गुणा 2 रखोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 गुणा में कितना आएगा? 10 आएगा। अगर लंबाई 7 है, चौड़ाई अगर हम आपके पास 4 है और ऊंचाई हमारे पास में 5 है तो 7 चौक 28 5 दिया 140 होता है। 140 आ भी रहा है। इसका मतलब मामला क्या है? LBH, उसमें 7 लंबाई ले लें, चौड़ाई कितनी ले ले? 4 और ऊंचाई ले ले 5, तो 140 आ भी रहा है। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास आ गई है। अगर ये नहीं बैठता तो हम क्या करते? इसकी जगह अगर 14 लेते थे, ये एक ले 2 लेते, फिर 2 लेते थे, 10 लेते, उनको भी गुणा करके हम चेक करते कि 140 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी किनारों की लंबाई ज्ञात करें। किनारे होते हैं 4 बार, 4 बार लंबाई होती है, 4 बार चौड़ाई होती है और 4 बार ऊंचाई होती है। सभी किनारों की लंबाई का योग ज्ञात करने का सूत्र ये होता है। ये सभी किनारे, सभी सभी किनारे, सभी किनारों की लंबाई का योग, सभी किनारों की लंबाई का योग है, ये हमारे पास में आ जाएगा। जो सभी किनारे उनकी लंबाई का योग हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। 4 इंटू लंबाई, 4 इंटू लंबाई क्या आएगा? 7, 4 और 5 आ गए, 7 प्लस में 4 और कहते क्या आएगा? 5, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। तो इसका मतलब 64 सेंटीमीटर उनके सभी किनारों की लंबाई आ जाएगी। किनारे यानी कि लंबाई भी 4 बार होती है क्यूबाइड में, चौड़ाई भी 4 बार होती है और गहराई भी 4 बार होती है, इसलिए इसका उत्तर कितना आएगा? 64 आपका उत्तर ये आ जाएगा। ठीक है, 16 होते हैं
और 16 को 4 से गुणा करोगे, 4 4 ऐसे कर सकते हो, 64 भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो। यस, अगली वाली बात पे आते हैं। एक बेलन की जो त्रिज्या है, एक बेलन की जो त्रिज्या है और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। एक बेलन और एक गोले की त्रिज्या दोनों के बराबर है। यदि बेलन की वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान गोले के आयतन के संख्यात्मक मान के मध्य अनुपात 1:3 है, तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। देखो भाई, प्रश्न बहुत अच्छा है, एक तरह से आयतन का है, क्योंकि देखो जब मेंसुरेशन आता है तो आयतन भी आ सकता है। उसमें क्षेत्रमिति जो आएगी, क्षेत्रमिति में कई बार क्या होता है 3D भी आ सकती है, 2D के साथ में 3D भी आपको दी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक बेलन है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। एक बेलन है, एक बेलन है, उसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। एक गोला है, उसकी त्रिज्या कितनी है, r है, और इसकी त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेलन की त्रिज्या, ऊंचाई और गोला सब एक ही लंबाई की हैं। तो हम ऊंचाई को h ना लेकर हम ऊंचाई को क्या ले लें, r ही ले लें, क्योंकि हमारे पास में लंबाई इसकी बेलन की त्रिज्या, ऊंचाई और गोले की त्रिज्या, सबको मैं r नाम दे देता हूं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, यदि बेलन के वक्राकार सतह का क्षेत्रफल का संख्या, वक्राकार 2 पाई आर एच, एच की जगह भी क्या करो r, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। वक्र पृष्ठ ये आ गया, इसका वक्र पृष्ठ ये वाला आ गया। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन की वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, क्या संख्यात्मक मान, ये वाला हो गया। गोले के आयतन के संख्यात्मक मान के मध्य अनुपात, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इनके संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 कितना आएगा, 3 आएगा। अगर ये 1 इकाई है तो ये कितना इकाई है, 3 इकाई। तो बताओ यहाँ से आर का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो देखो, हम पाई से तो पाई काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, और हम क्या करें, इसको आर स्क्वायर से आर काटेंगे, आर आ जाएगा। तो आर बराबर हमारे पास 3/, क्या आ गया, 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। जब आर बराबर 3/2 आ गया तो ये 3 इकाई के बराबर है। इसका कोई लॉजिक निकला ही नहीं। उसने कहा ना कि बेलन की वक्राकार सतह का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान गोले के आयतन के संख्यात्मक मान का मध्य 1:3 है। इन दोनों का अनुपात 1:3 है, तो 3 इधर गुणा भी करेंगे, 3 इधर भी गुणा करेंगे, 3 इधर गुणा करेंगे तो आएगा। तो हम ये काम करें, इसको ऐसे लिखते हैं, चलिए देखिए, ये वक्र प्रश्न ये वाला हो गया 2 पाई आर, इसको हम लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये कहें कि गोले का यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, इधर लिखें गोले के आयतन का संख्यात्मक मान के मध्य अनुपात, और ये लिखें गोले का आयतन, यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3, यानी इसे 3 गुणा है। कितना गुणा है, 3 गुणा है। तो इसका मतलब वक्र पृष्ठ तो हम निकाल लेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर है, ये तो वक्र पृष्ठ दे ही रखा था। इसका अगर हम 3 गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये वाला आना चाहिए। तो लेकिन उसने कहा कि गोले का आयतन चाहिए, संख्यात्मक मान का वैल्यू दे रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और जब हम त्रिज्या निकालेंगे तब जाकर हमारे पास में ये चीज क्या आएगी, आयतन भी आएगा। तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है उसी अनुपात से हम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि आयतन तो आयतन ही होता है, क्योंकि तिगुना होता है, लेकिन आयतन कितना है, इसका आयतन तिगुना है। इसका कितना हो गया, तिगुना, ये हो गया। अगर 2 पाई आर स्क्वायर है तो ये 2 पाई आर स्क्वायर अगर इसका है 2 पाई आर स्क्वायर है जो हमने निकाला, तो ये हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, ये आयतन हो गया। लेकिन इसका आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर क्यूब आएगा, और जो कितना दे रखा हमने 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। हमने क्या काटा, इसको पाई से पाई काट दिया, आर से काटा तो ये आर हो गया। तो आर अगर हमारे पास है, इसका आधा 3 हो गया, इसका आधा 2 हो गया, तो हमारे पास जो है आर का मान है 3 3 9, 9 कितना आ गया, 2 आ गया। देखो दोस्तों, आर का मान जो आया हमारे पास 9/2 आ गया। जब ये आर का मान 9/2 आ गया तो हमें चाहिए बेलन का आयतन, सॉरी गोले का आयतन।
तो हमें गोले का आयतन निकालना है। ठीक है, तो गोले का आयतन जब हम निकालेंगे, गोले का आयतन जब हम निकालेंगे तो हमारे पास सूत्र रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 हमारे पास में, पाई हमारे पास में, आर की जगह में 9/2 रखूंगा, तो 9/2, 9/2 एंड 9/2, ये तीन चीज हमारे पास रहने वाली है। तो 2 दूनी 4 तो हम काट ही लेंगे, 3 से हम काटेंगे तो 3 बार, 9 9 81, 3 243। ठीक है, बटा में क्या आएगा 2 और पाई भी रहेगा। तो हमारे पास में उत्तर जो बी वाला है वो सही उत्तर सही होने वाला है। तो हमारे पास जो बी वाला उत्तर है वो सही होगा। तो दोस्तों हमें इस तरीके से करना चाहिए, पहले इसका वक्र प्रश्न निकाला, वक्र प्रश्न 1:3 में, तो इसका 3 गुणा कर दिया, इसके 3 गुणे को इसके सूत्र के बराबर रखा, जहां से आर का मान पता लगा लिया, आर का मान 9/2 आ गया। और आर का मान जो 9/2 आया दोस्तों, वो हम गोले के आयतन में रखेंगे, तो हम यहां से इसका क्या प्राप्त कर लेंगे, आयतन प्राप्त कर लेंगे, 243/2 पाई आ जाएगा, जो कि उत्तर इस तरीके से होगा। ठीक है, तो मेन मुद्दा है बेलन का वक्र प्रश्न निकालना, बेलन के वक्र प्रश्न का तिगुना कर देंगे तो हमारे पास गोले का भी आयतन आ जाएगा। उस गोले के आयतन को मूल गोले के आयतन के बराबर रखोगे तो वहां से आर आ जाएगी, आर का मान वास्तव में त्रिज्या में आयतन में रखोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली वाली बात पे आते हैं। 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 55 है। 20 संख्याएं, उनका औसत कितना दे रखा है 55। दो संख्याएं 45 और 30 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो बहुत ही आसान से बात है। तो 20 संख्याएं, उनका औसत कितना दे रखा है 55 दे रखा है। दोस्तों टोटल करेंगे 110, यानी कि कितना हो जाएगा 1100। अब दो संख्या हटा दी 45 और 30, 45 और 30 का मतलब है 1100 में से एक तो 45 हटा दी, एक 30 हटा दी, 75 हटा दिया, तो 1025 हमारे पास बच गए। अब 1025, ये कितनी संख्या बची, 18 संख्या बची। कितनी बची 18। 1025 में हम किसका भाग लगाएंगे, 18 का भाग। 18 का भाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से 18 5 90, 18 5 90, यानी ये इन दोनों में से उत्तर होना चाहिए। कितना बचा, 18 5 90 बचा, तो 12 बचा, 125 हो गया। 18 6 की 108, 6 बार 108 हो गया, 56 आ गया। 108 आया तो इसका मतलब हमारे पास और भी बचा, 15 और तो 17 बचा। पॉइंट लगाया, जीरो लगाई, और 18 9 जा के आसपास आएगा, जो कि 172 के आसपास आएगा। जो भी है उत्तर, ये वाला उत्तर 56.9 वाला जो उत्तर है वो इस प्रश्न में आ जाएगा। इस प्रश्न में जो आपका उत्तर रहेगा, ये उत्तर रहेगा 56.9 रहेगा, जो सी उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, औसत का प्रश्न था ये वाला। अगला प्रश्न, एक खिलाड़ी की 10 पारियों को औसत 32 रन, एक खिलाड़ी है जिसकी 10 पारियों को औसत दोस्तों 32 रन है, उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए। भाई सीधी सी बात है, कितने रन बनाए कि 6 रन की वृद्धि हो जाए। तो एक बात तो तय है कि 10 पारियों में रन कितने हैं, 32 है, तो टोटल कितना हो गया 320। 11वीं पारी में कितने रन बनाएगा, 6 रन वृद्धि करनी है, तो भैया अब 38 का एवरेज रखना पड़ेगा, क्योंकि 32 में 6 जोड़ोगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 38 का एवरेज रखना। कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए, 6 रन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। ठीक है, एक खिलाड़ी की 10 पारियों में औसत रन कितना है, 32 है, उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके औसत से में 6 रन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में 10 इंटू 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। 11 इंटू 38 होगा, 11 इंटू 38 होगा, 11 इंटू 38 होगा, तो हम ये क्या करेंगे 11 88, कैरी 8 आ गया, 11 33 और 8 41 हो गया, यानी 418 रन चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अपने पास में 98 रन ज्यादा बने, ये 98 रन हमें क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा बनाने पड़ेंगे, और 98 रन जो होंगे वो 11वीं पारी में बनाने से बनेंगे, जो कि उत्तर आपका 95 में आपके पास में ए उत्तर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगली वाली बात पे आ जाते हैं। अगली वाली बात पे देखिए, अनुपात समानुपात का प्रश्न है, इसको देखते हैं दोस्तों। पी अनुपात क्यू दे रखा है, आर अनुपात एस दे रखा है, टी अनुपात यू, 2:3 दे रखा है, यानी कि बटा में जब भी हम लिखेंगे तो 2:3 आ ही जाएगा दोस्तों। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, देखिएगा, देखो पी बटा में हमारे पास में क्यू है, बराबर लिखेंगे आर बटा में हमारे पास एस है, बराबर टी बटा में हमारे पास यू है, जो कि 2 बटा में हमारे पास कितना है, 3 है। क्योंकि ऊपर वाले पी आर टी का मान 2 या 2 के लगा के कुछ लिख सकते हैं, क्यू एस यू का मान भी 3 लिख सकते हो, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो वैल्यू, और के लगा के भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर दोनों चीजें कटने वाली है, कट जाएंगी। इस जगह हम क्या करें, मान रखें, मान रखेंगे एम पी, एम और पी, ठीक है, एन आर जेड टी, और ऐसे ही हमारे एम क्यू
NS और ZU किसके बराबर होगा? तो हमारे पास में एक बात तो तय है कि ये MNZ और यहाँ पर MNZ यहाँ पर भी नहीं है। जो जो चीजें हमें दे रखी है वो मान तो हम रख ही सकते हैं। M कितना है? P के साथ लगाओगे 2 M आ जाएगा। N है, N के साथ R के साथ में 2 R आ जाएगा। और Z है तो Z के साथ में T है तो 2Z आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास में क्या लिखोगे यहाँ पर भी 3 M आ जाएगा, 3 N आ जाएगा और 3 Z आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर 2/3 कॉमन ले लेंगे तो M N और Z, और यहाँ पर भी M N और Z ये दोनों बराबर ले लिए। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इससे पूरा का पूरा ये कट जाएगा तो 2/3 ही आने वाला है। तो 2/3 आएगा तो इसका मतलब 2:3 ही रहने वाला है। इसका अनुपात भी 2:3 रहेगा। तो ये अनुपात वाला जो प्रश्न है इसका अनुपात 2:3 रहेगा, जो कि उत्तर सी की तरफ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यस। अगली वाली बात पे आ जाते हैं। ये 4th ग्रेड का पेपर है, 52,400 भर्तियों के लिए है। क्लियर विजन में इसके बैच स्टार्ट है, 21 मार्च से इसका ऑनलाइन आवेदन होगा, सितंबर में इसका पेपर है। जल्दी जल्दी इसका पेपर करें। टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लासेज इसके अवेलेबल हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी आपको मिल जाएगा। ये सारी सुविधाएं क्लियर विजन में हैं। यस, अगली वाली बात पे आते हैं। ये देखो अनुपात का ही प्रश्न है, लेकिन इसको क्या करना है। देखो 2 की पावर दे रखी 1 पॉइंट क्या है 5 और एक आगे दे रखा है 2 की पावर 0.5। बस इसको अनुपात में लिखना है। देखो कभी भी ऐसा है ना, आधार समान हो तो पावर को बटा में लिख दो। ऐसे लिखेंगे 2 की पावर क्या आएगा 1.5 आएगा और ये आएगा 2 की पावर 0.5 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 1.5 है, 2 की पावर 0.5 आएगा। ठीक है, आप इनको बटा में लिखने का लॉजिक ये था, गुणा में पावर जुड़ जाती है, वैसे भाग में पावर घट जाती है। तो घटेगी तो 2 की पावर कितनी बचेगी 1, और नीचे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 ही बचेगा। तो घटा दिया ना, ये पावर 0.5 है, ऊपर जाके 1.5 में से घट गई तो 0.1 बच गई, 0.5 घट गई तो 1 बच गई। तो इसका मतलब ऊपर तो बचा 2 और नीचे बचा 1, तो 2/1 का मतलब 2:1 आ जाएगा। तो 2:1 में हमारा उत्तर जो है वो ए की तरफ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारे पास ए वाला हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। यस, अगली वाली बात पे आते हैं। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। क्या वर्ग के रूप में मोड़ दिया, स्क्वायर में मोड़ दिया, जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब वर्ग के रूप में मोड़ा तार को, जैसे वर्ग है दोस्तों, और इसका एरिया जो है 81, एरिया जो है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जानते हो इसकी भुजा अगर मैं ए मान लूं दोस्तों, ए मानूं तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास 81 आ गया, ए बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अभी जानते हो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो इसकी भुजा 9 9 9 9 होगी। तो इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप जो हुआ 9 गुणा में 4 करेंगे तो हमारे पास 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है उसी तार को एक अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए और अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस तार तो ये, अगर तार को मोड़ा है तो इसका मतलब ये तय है इस तार की जो लंबाई है वो 36 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया। कैसे मोड़ेंगे दोस्तों? अर्धवृत्त बनेगा ये वाला, ये अर्धवृत्त है, इसमें मोड़ दिया। और अर्धवृत्त का जो क्षेत्र 2 पाई होता है, ये 2 पाई आर हो गया ना, तो पाई आर होता है ये वाला, ये भी पाई आर हो गया। देखो पूरी परिधि 2 पाई आर होती है, आधी परिधि यहां से यहां तक पाई आर होती है, ये आर होता है, ये भी आर होता है। अर्धवृत्त का परिमाप जानते हो दोस्तों? अर्धवृत्त का परिमाप अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा 2r प्लस में पाई आर होगा। क्या होगा? 2r प्लस में पाई आर होगा। ये 2r है और ये क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। तो 2r प्लस में आर हम कॉमन लेंगे तो 2 प्लस में क्या करेंगे? पाई लिखेंगे। तो आर अगर हम इसमें लेते हैं 2 प्लस में क्या लिखेंगे? 22/7 लिखेंगे। तो अब जब हम इसको सोल्व करते हैं 7 दूनी 14 और 22 36, तो कुल मिला के 36/7 आर बन जाए। 36/7 आर हमारे पास में आ जाएगा। 36/7 आर आ गया। तो दोस्तों 36 बटा में जो 7 आ रहा है, ये सूत्र भी बन गया है अर्धवृत्त का परिमाप का। ये किसके बराबर लिखना पड़ेगा? 36 के बराबर। तो हम जो परिमाप है हमारे पास में अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो होता है 36/7 आर, ये होता है। और जो कितना दे रखा है मेरे पास 36, तो चूंकि जब मैं काटूंगा तो 36 से 36 कट जाएगा, आर बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। और उसने पूछा भी यही था कि अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या दोस्तों आपके पास में कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है
हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसका उत्तर डी आएगा। इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों, और तथा आधार पर संगत शीर्ष लंब का अनुपात 3:4 है। और शीर्ष लंब की लंबाई याद करें। देखो, एक त्रिभुज होता है जिसका शीर्ष लंब का मतलब सामने वाले शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, जिसका एक अनुपात दे रखा है भुजा के साथ। जब भुजा के साथ में अनुपात दे रखा है तो उसको किस तरीके से करेंगे दोस्तों, देखिए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 11 क्षेत्र। किसी त्रिभुज, हम तो एक सीधा सा सिंपल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसकी भुजा ये ए है और ये बी है और ये सी आ गई। आधार व संगत शीर्ष लंब, आधार अगर 3x है, संगत शीर्ष लंब 4x है, ये लेते हैं। और शीर्ष लंब जो होता है ये 90 डिग्री पर मिलता ही मिलता है। ये भी 90 है और ये भी 90 है, इस 90 डिग्री पर मिलता है। ठीक है दोस्तों, वो ये कह रहा है कि शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल दे रखा है। और वैसे भी एरिया जो होता है इसका, उसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। इसका सूत्र होता है आधार गुणा में ऊंचाई होता है। और जो हमारे पास में कितना दे रखा है, 1176 दे रखा है। यानी कि हमारे पास में जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। और जो 1176 हमें इसको दे ही रखा है, तो एक बात तो तय है कि हम यहाँ पर 1/2 आधार तो 3x लेंगे और ऊंचाई कितनी ले लेंगे, हम यहाँ पर 4x लेंगे, और बराबर 1176 आ जाएगा। बराबर कितना आएगा, 1176 आ जाएगा। क्लियर है? तो 2 से हम इसको काटेंगे, 2 बार आएगा, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर बराबर 1176। 6x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1176 आएगा। तो 6x स्क्वायर बराबर आएगा 1176, x स्क्वायर बराबर आएगा 1176 बटा हम क्या करेंगे, 6 करेंगे दोस्तों। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 1176 बटा हम क्या करेंगे, 6 करेंगे। और 6 1 6 करेंगे, 5 8 आया, 6 9 54 हुआ, 5 आया 54 और 3 6 6 36, 196 बचेगा। और बचना भी चाहिए था क्योंकि हमें x का मान निकालना है दोस्तों, हमें x का निकालना है। तो 196 जो दे रखा है इसका अंडर रूट करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। x का मान 14 आया, तो चाहिए क्या आपको, शीर्ष लंब की लंबाई। तो देखो ये शीर्ष लंब था, शीर्ष लंब तो 4x था, 4 गुना हम क्या करेंगे 14, 14 चौके कितना होगा 56 आएगा। तो 56 हमारे पास ये आ जाएगा। तो चूंकि 56 इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि 4 के टेबल में 56 आ रहा है, बाकी किसी के टेबल में 52 भी है वैसे तो। चलो, हमारे पास में 2 उत्तर थे लेकिन हम 56 लगाएंगे क्योंकि हम x का मान 14 निकाल चुके हैं। तो कुल मिला के इसका उत्तर जो आएगा वो 56 आ जाएगा। 56 सेंटीमीटर शीर्ष लंब की लंबाई यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहा है 35 सेमी व्यास वाला बेलनाकार टैंक पानी से पूरा भरा हुआ। 35 सेमी व्यास है और एक बेलनाकार टैंक है, पानी से क्या भरा हुआ है, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ। ठीक है, यदि 11 लीटर पानी को निकाल लिया जाए, 11 लीटर पानी को क्या कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो पानी का गिरा हुआ स्तर ज्ञात करना है। जो गिर गया वो स्तर, वो हमें क्या करना, ज्ञात करना है। होगा क्या इसमें, करना क्या है, 35 सेमी व्यास वाला बेलनाकार टैंक पानी से भरा हुआ है। 35 सेमी व्यास है, बेलनाकार टैंक है, पानी से पूरा क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो एक बात देखो, अगर 35 सेमी व्यास का टैंक है, ये लीजिएगा, ये रेडियस है और उसकी रेडियस होगी 35/2, रेडियस ये होगी, पानी से भरा हुआ। 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो पानी का गिरा हुआ स्तर निकालना है। तो एक बात हमें ज्ञात करनी है कि 11 लीटर पानी निकाला है, 11 लीटर पानी निकाला है तो इसको घन सेमी में बदलना पड़ेगा। पानी का गिरा हुआ स्तर ज्ञात करो। हम ये मान लेते हैं कि यहां तक पानी ही, जैसे इतना पानी अपने पास में गया है, ये इतना पानी हमारे पास में क्या हुआ है, गया है, इतना पानी गया है, यानी यहां तक का पानी खाली हुआ है। ठीक है, तो हमें इसकी ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, h। लेकिन इसका जो पानी का आयतन है वो 11 लीटर है। पानी का आयतन कितना है, 11 लीटर है। आप लोग एक चीज जानते हो, जब भी हम लीटर की बात करते हैं तो लीटर में हमारे पास में एक चीज याद रखनी चाहिए हमें कि हमारे पास में 11 लीटर का मतलब है 11,000 घन सेमी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे मान लो आपका एक टैंक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक एक दे रखी, एक एक और एक दे रखी। 1 घन सेमी आया ना, 1 घन सेमी आया। अगर ये मीटर में होता 1 वर्ग मीटर आया, 1 वर्ग मीटर आता। अगर ये मीटर में होता दोस्तों तो एक क्या होता, वर्ग मीटर होता। देखो एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है,
ये प्रश्न आता है आप लोगों के लिए, लीटर वाली जो बात है इसको समझ लो अच्छा अच्छे से, एक चीज काम में आती है, ठीक है। वो ये कह रहा है एक घन मीटर क्या है, इसका आयतन आ गया, ठीक है। जब एक घन मीटर इसका आयतन आ गया तो आप एक बात यूं समझो, एक घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है, ठीक है। आगे बात समझे, 1000 लीटर पानी आ गया। तो अगर किसी का एक घन मीटर पानी है, उसका मतलब है 1000 लीटर है, तो 1000 लीटर का मतलब है एक घन मीटर है, मीटर में। अच्छा, अगर सेंटीमीटर में करें, 100 सेमी लंबा है, 100 सेमी चौड़ा है और 100 सेमी गहरा है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगी। तो इसमें भी 1000 लीटर हुआ, 1000 लीटर हुआ ना, ठीक है। तो एक लीटर, एक लीटर का मतलब कितना हुआ, 1000 घन सेमी हुआ। इसमें भाग लगा देंगे इसका, तो 10 की पावर 6 में 10 की पावर 3 का भाग लगाओगे तो 1000 आएगा। यानी कि 1 लीटर का मतलब है 1000 घन सेमी। हमने बदल लिया ना इसको, 1000 क्या आ गया, घन सेमी आ गया। क्यों बदला, घन सेमी की जरूरत है, 1000 घन सेमी। अगेन समझो इस बात को कि जब हम 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 100 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 100 सेंटीमीटर, 100 गुणा किया तो 10 लाख आया। 10 लाख का मतलब भी 1000 लीटर ही होता है। 10 लाख घन सेमी, क्या है ये, घन सेमी। 10 लाख घन सेमी में 1000 लीटर आता है, तो 1 लीटर का मतलब कितना आया, 1 लीटर का मतलब आया 1000 घन सेमी। जब 1 लीटर में 1000 घन सेमी होते तो 11 लीटर में कितना आएगा, 11 लीटर का मतलब होता है 11,000 घन सेमी पानी आ गया। इसका मतलब इसका आयतन जो है ना, जो कम हुआ है वो है 11,000 घन सेमी। तो हम क्या करें इसको, हम क्या करें इसको कि हमारे पास में इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 11,000 घन सेमी कर लेते हैं, घन सेमी। क्यों, क्योंकि अभी बताया 11 लीटर का मतलब है 11,000 घन सेमी, 1 लीटर का मतलब है 1000 घन सेमी, ठीक है। ऐसे पता लगा लिया। तो हमारे पास में पाई का मतलब क्या आएगा, 22/7 आएगा, बहुत बढ़िया। आर का मतलब आर स्क्वायर कर देंगे, जो 35/2 है, क्योंकि व्यास दे रखा था ना, मैं तो 35/2 लिखना है। गुणा क्या करेंगे, 35/2 लिखेंगे, यहाँ भी 35/, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और एच यहाँ पर लिखेंगे, और ये हमारे पास आ गया 11,000, ठीक है। आ गया 11,000, एक बार करके देखते हैं। तो 35/2, 35/2 बार है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे। लेकिन वो ये कह रहा है कि कितना अंतर आया, उसका मतलब अंतर यही है अपने आप में, जो अंतर आया है ऊंचाई को, ऊंचाई एक तरह से यही ऊंचाई का अंतर आया है, इतनी ऊंचाई का आयतन है ये 11,000, इतनी ऊंचाई का ही मतलब निकल जाएगा ये। तो हम क्या करें, इसको सोल्व करें, 7 का काटा तो 5 बार कटा, और तो क्या काटें, 11 से काटो, 11 से काटो 2 बार काटोगे, 11 से काटोगे 1000 बार काटोगे, बहुत बढ़िया ये भी, 2 से बहुत बढ़िया ये भी कट गया। 5 से चलो काट लेते हैं, एच बराबर हम क्या करेंगे, 1000 तो ऊपर बचा, 2 नीचे ऊपर चला ही गया, 35 भी नीचे आएगा और 5 भी नीचे आएगा। क्योंकि 5 से काटूंगा तो मेरे पास 200 आएगा, और 5 से काटूंगा तो 40 आएगा, और वो 5 काटूंगा 7 आएगा। ये आएगा 80 में कितना आएगा, 7 आ गया। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक तरीके से मेरे पास जो उत्तर आया 11 सही 3/7, ये जो 11 से 3/7 जो दे रखा है, ये जो डी वाला जो उत्तर है, ये मेरा सही उत्तर होने वाला है। इतने सेंटीमीटर उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी ऊंचाई पर इफेक्ट पड़ेगा, जो 11 लीटर है। तो याद रखना चाहिए वर्बली इस तरीके से। ये मैंने लीटर वाला केस समझाया, एक घन मीटर होता है, तो 1 घन मीटर का मतलब होता है 1000 लीटर होता है। अब 1 घन मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 10 लाख सेंटीमीटर का मतलब 1000 लीटर। 1 लीटर का मतलब है, तो इसमें भाग लगा दो, 1 लीटर में 1000 घन सेमी पानी होता है, 1000 घन सेमी, ठीक है। 1 लीटर में तो 1000 घन सेमी, तो 11 लीटर में 11,000 घन सेमी हो गया। तो इसका मतलब जो गैप बना है ना, जितना पानी खाली किया आप लोगों ने, तो वो उसका मतलब है 11,000 घन सेमी। उसको आयतन के सूत्र के बराबर रख दिया, वहां से ये ऊंचाई का मान आ गया, जो कि 11 से 3/7 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है दोस्तों। यस, अगली वाली बात पे आता हूं। पहले मिश्रण में 20% पानी है, क्या है, पानी, तथा दूसरे मिश्रण में 35% पानी। दो घोल हैं, एक में 20% पानी, एक में 35% पानी। एक गिलास में 10
भाग पहला मिश्रण है तथा 4 भाग दूसरा मिश्रण है, तो गिलास में नए मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी? तो भाग का मतलब एक तरह से 10 इकाई मान लो। भाई पहली इकाई 10 इकाई, दूसरी इकाई कितनी? 4 इकाई। तो गिलास में पानी कितना प्रतिशत? एक बात बताओ, टोटल कितना हो गया? कितना होगा टोटल? 14 इकाई हो गया। इकाई आ गए टोटल। इसमें 20% पानी है। कितना है? 20% है। इसमें जो दोस्तों 20% पानी है वो इस तरीके से, ये 20% पानी है, तो 20% कितना हुआ? 2 लीटर हुआ। ठीक है। इसमें कितना है दोस्तों? 35% है। 35 4 जा 140, यानी 1.4 लीटर आ गया। तो दोनों का पानी कितना हुआ? 3.4 लीटर हुआ। कितने में से हुआ? 14 लीटर में से। 14 नीचे, और गुणा में क्या करेंगे हम? 100 करेंगे। काटेंगे जब हमारे पास आएगा 340 बटा में क्या आएगा? 14। पॉइंट हटा के एक जीरो की काट दी। 14 से काटेंगे तो हमारे पास में, जब 14 से इसको काटेंगे तो प्यारे दोस्तों हमारे पास जो चीज बनने वाली है वो क्या बनेगी? इसका आधा करोगे तो 170 आएगा, इसका आधा करोगे 7 आएगा। 7 एकम 7 आएगा, 7 दूनी 14 आएगा, और 2 की लाइन में सिर्फ यही है। और 14 आ गया तो कितना बचा? 3, और 7 चौक 28, और 2 बटा में कितना आया? 7 आया। और वैसे उत्तर का संकेत मिल गया था, यानी डी वाला उत्तर आपके लिए होगा। तो आपके लिए 24 सही, 2/7% इसमें क्या है? हमारे पास में वाटर है। तो हमने 10 इकाई इसकी मानी, 4 इकाई इसकी मानी, टोटल 14 इकाई हुई। इसका हमने क्या कर लिया? 20% ले लिया, इसका हमने 35% ले लिया। दोनों को जोड़ा तो हमारे पास में, जब दोनों को जोड़ोगे यहां पर भी ये जो निकल के आएगा वो 3.4 आएगा, जो काटने पर ये ऐसे बना। ठीक है, चलो अगली वाली बात पे आते हैं। 200 लीटर के मिश्रण में 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है तथा शेष दूध है। क्या है? 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है तथा शेष दूध है। 15% तो क्या है? पानी, तथा शेष क्या है? उसका दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए? इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए? क्या हो जाए? 87.5% क्या हो जाए? दूध हो जाए। 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी है, शेष दूध है। इसमें कितना मिश्रण में दूध मिलाया जाए? दूध ही मिलाना है, ताकि नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज 87.5% हो जाए। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, जब भी कोई मात्रा दे रखी हो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना चाहिए। जो चीज मिलाई जाएगी वो बदलाव होगी, जो चीज फिक्स रहेगी उसका फायदा उठाएंगे। जो फिक्स है उसका फायदा, मिलाई जाने वाली मात्रा का सूत्र भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक काम करेंगे, देखो जब 200 लीटर है, इसका एक ट्रिक से बताता हूं मैं इसको। 200 लीटर है और इसमें एक मिल्क है और एक वाटर है। जब वाटर 15% है तो मिल्क कितना है? 85%। अब मिल्क को कितना करना है? 87.5% करना है। ठीक है, तो मिलाई जाने वाली मात्रा किसकी है? मिल्क की है। तो मिल्क की जब मात्रा 2.5 है, 87.5 थी, 12.5 होगी ही नहीं होगी? ये 12.5% है। जो 15% था पहले, 15 दूनी 30, यानी 30 लीटर का काम करता था, अब वो 12.5 भी 30 लीटर का ही काम करेगा। समझ गए बात को? तो यहां से हम क्या करेंगे? 12.5% का मतलब है 30 लीटर। परसेंट का मतलब 1% का मतलब है 30 बटा में 12.5। 30 बटा में कितना आया? 12.5। 12.5% का मतलब है 30 लीटर। 1% का मतलब है 30 बटा में 12.5। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ गया? 30, 300 बटा में 125 आएगा। 25 से काटा तो हमारे पास में 25 कम 25, और 25 दूनी 50, 12, और 5 बार 12/5 आ गया। 1% का मतलब 12 है, तो दोस्तों 100% का मतलब कितना हुआ? 12/5 को हम 100 से गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास ये 20 आया, और 20 दूनी 40, 240 आ गया। यानी 240 लीटर हमारे पास यहाँ घोल होना चाहिए। यानी इस परिस्थिति में हमारे पास यहाँ 240 लीटर घोल है। ठीक है, तो भाई 200 से 240 लाने के लिए तो हमें मिलाया कितना गया? 40 लीटर हमने क्या किया? इसमें कुछ ना कुछ घोल मिलाया, जो उत्तर तो हमारा 40 लीटर आ जाएगा। इस तरीके से आएगा। तो 40 लीटर एक तो ये आया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको थोड़ी ट्रिक लगाएं। और ट्रिक क्या है? ये तो 40 लीटर निकाल लिया, इसको हम ट्रिक से करना चाहते हैं। ट्रिक हमें बता देता हूं। एक मिलाई जाने वाली मात्रा, एक सूत्र बनता है, मिलाई जाने वाली मात्रा। मिलाई जाने वाली मात्रा का सूत्र बनेगा कुल मात्रा, कुल मात्रा गुणा नया प्रतिशत माइनस पुराना प्रतिशत बटा में
100 माइनस नया प्रतिशत, क्या कुल मात्रा निकालनी है, नया प्रतिशत बटा में पुराना प्रतिशत माइनस पुराना प्रतिशत। अब देखो इसको सूत्र को लगा दे, कुल मात्रा कितनी है अपनी, ठीक है, इंटू नया प्रतिशत कितना चाहिए 87.5, पुराना कितना था 85, बटा में 100 माइनस में नया, 100 में से नया घटाओगे 87.5 घटाओगे, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, ठीक है। तो 200 तो ये है, गुणा 87.5 में से 85 घटाए तो कितना बचा, 2.5 बचा, और 100 में से 87.5 घटाए तो 12.5 बचा। 12.5 से 2.5 कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 से इसको काटोगे तो 40, डायरेक्ट ही 40 लीटर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना मिलाई जाने वाली मात्रा ही पता होनी चाहिए। तो पुरानी मात्रा कितनी आई, 7.5, नई मात्रा 87.5 है, पुरानी मात्रा 85। पुरानी मात्रा कैसे आई, क्योंकि दूध पानी जब 15% है तो दूध कितना आने वाला था, 85% आने वाला था, इसलिए हमने पहले घटा के मात्रा निकाल ली। जिस चीज में मिला रहे हो उसकी मात्रा हमें पता होनी चाहिए, तब जाके चीज आएगी। ओके दोस्तों, चलिए हम आगे वाली बात पे आते हैं, अगली बात पे आते हैं। एक मशीन का मूल्य 6250 रुपए, एक मशीन है जिसका मूल्य कितना है 6250 रुपए। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा भाई, घटता ही जा रहा है, तो घटाओ इसको। देखो 6250 रुपए है, ठीक है, पहले वर्ष में कितना घटा 10%, दूसरे वर्ष में कितना घटा, दूसरे वर्ष में कितना घटा है 20%, ठीक है, ये लो, तीसरे वर्ष में कितना घटा है 30%। या तो आप इसका प्रतिशत प्रभाव निकाल लो या फ्लोट करके कर लो, फ्लोट करके ज्यादा बढ़िया रहेगा प्रतिशत प्रभाव से। तो देखो 6250 है, ये जो 6250 है दोस्तों, ये लीजिएगा, ये 6250 तो है, इसमें 10% घटाया, तो 10% घटाया तो कितना है 90 बटाम क्या आया हमारे पास 100 आया। अगेन 20% घटाया तो हमारे पास क्या है 80 बटाम क्या आया 100 आया। अगेन 30% घटाया तो क्या है 70 बटाम क्या आया 100 आया। प्यारे दोस्तों जीरो तो बहुत अच्छी कट रही है, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गई, ठीक है। 25 से काटो तो 25 से काटोगे 25 बार, 25 से काटोगे तो 4 बार आ गए, 4 दूनी कितना होगा 8, 25 दूनी कितना होगा 50, 50 इंटू 963 हो गया, और इसको गुणा कर लेंगे, 5 3 15 हो गए, कैरी 1 हो गया, 5 30 रहेगी 31 जीरो 3150, यानी आपका उत्तर सी वाला हो सकता है। तो 103 जो है उत्तर में आपका सी उत्तर 3150 मिल जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, जो प्रिंट रेट है उस पर क्या कर रहा है 10% की छूट दे रहा है, फिर वह लागत मूल्य पर 17% लाभ कमाता है। अच्छा ठीक है, अंकित मूल्य पर बेचता है, यदि वह वस्तु अंकित मूल्य पर बेचता है तो कितना लाभ होता है, सीधी सी बात है, मतलब बिना कोई डिस्काउंट के बेचता तो कितने का लाभ होता। तो ऐसे प्रश्नों में हमें 2 चीज याद रखनी चाहिए, एक होता है सीपी, एक होता है एमपी, और एक होता है एसपी, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर उसने क्या दिया 10% का डिस्काउंट दिया, दोस्तों ये 10% का क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, और फिर भी 17% का क्या कमा रहा है वो लाभ कमा रहा है, ये 17% का क्या हो रहा है लाभ आ रहा है, ठीक है। ये 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी वह 17% का क्या कमाता है लाभ। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो उनका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे, ये 100 है, गुणा में 17% बढ़ाया, हम क्या करेंगे 117 बटा हम क्या करेंगे 100 करेंगे, पहुंच गए, और यहां से हम वापस आएंगे तो हम क्या लिखेंगे 100 बटा हम क्या लिखेंगे इसे 90 लिखेंगे, ठीक है। वापस आ रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो दोस्तों ये से ये कट गया, 0 0 कट गई, इससे काटा तो 13 बार, ये आ गया कुल मिला के 130, यानी वो चीज 130 रुपए की रहेगी 100 के हिसाब से। तो भाई साहब अगर आप अंकित मूल्य पर बेचते, इसी रेट पर अगर आप बेचते तो आपको क्या मिलता 30% का लाभ मिलता, जो कि आपका उत्तर सी की तरफ जाता, ठीक है। ये आपका उत्तर सी की तरफ 30% हो जाएगा। अगली वाली बात पे हम देखते हैं, यस सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये नए नए बैचेज हैं, क्लियर विजन में शुरू है, आप संपर्क कर सकते हैं क्लियर विजन के नंबर पर। अब लाइव फ्रॉम क्लासरूम अगर आप लेना चाहते हैं तो क्लियर विजन के ऐप को जरूर डाउनलोड करें, ठीक है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यस, चलिए, एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए। वो कह रहा है एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ है। सेम क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले था, वो का वही क्वेश्चन है। एक हो गया सीपी
एक हो गया एमपी और एक हो गया एसपी। एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, वो यहां पर निकालना है। ये कितना अधिक करना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी 26% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ये 26% के लाभ की बात कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, हम इस चीज को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, पर 100 मान लेंगे। 100 के हिसाब से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से वापस आ जाएंगे। देखो 100 है, 100 गुणा हम क्या करेंगे 126 बटा हम क्या करेंगे हम 100 करेंगे। ठीक है, आगे चले गए, वापस आए 100 बटा हम क्या करेंगे 90 करेंगे। ये 100 बटा क्या आ गया 90 आ गया। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे 0 0 काट देंगे, इस 0 से इसको काटेंगे और ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी कुल मिला के 140 आया। फाइनली 140 रुपए में अगर आप उसको बेचोगे 100 की चीज को, तो डेफिनेटली यानी आप प्रिंट रेट पे बेचोगे वही है, इस पर डिस्काउंट नहीं दोगे तो निश्चित रूप से आपको 40% का क्या होगा, लाभ होगा, जो कि आपका उत्तर डी की तरफ जाएगा। तो डी आपका उत्तर हो जाएगा। यस, अगली वाली बात पे आते हैं। एक कार्य को 35 आदमी 35 दिन में करते हैं, उसके 3/2 कार्य को 45 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देखो एक आदमी 35 आदमी 35 दिन में करते हैं, 3/2 काम है, तो 35 आदमी 35 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम कर रहे हैं। उसके 3/2 आदमी को, देखो 35 आदमी, आदमी कितने 35 और दिन भी कितने 35, काम पूरा एक हो रहा है। ठीक है, एमडीएस से करते हैं। तरीका होता है M1 D1 H1, बट हम क्या करेंगे हम W1 करेंगे। ऐसे M2 D2 H2, बटाम हम क्या करेंगे यहाँ पर भी W2 करेंगे। आदमी दिन घंटे बटा में कार्य, आदमी दिन घंटे बटा में कार्य, जो जो चीज दे रखी रख दो। आदमी दिन दे रखी, घंटे की कोई चर्चा ही नहीं, आदमी काम कर रहा है एक, वो कह रहा है 3/2 काम करना है, 3/2 तो काम करना है, 45 आदमी काम में लेने हैं, तो दिन हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको करते हैं 2 ऊपर चला जाएगा, ये 35 गुणा में कितना रहने वाला है 35 रहने वाला है, बराबर एक्स गुणा में 45 और गुणा में क्या चला जाएगा 2 और बटा में क्या होगा 3, 3 से काटा तो 15 आया और 15 और 2 नीचे चला जाएगा भाग। हम क्या करेंगे 35 गुणा में 35 बटा में 15 दूनी 30 हो जाएगा, जो कि एक्स आ जाएगा। 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा कितना 6 बार हो जाएगा। ठीक है, तो हम 6 देख रहे हैं, तो दोनों उत्तर चांसेस हैं, 7 पंजे 35 और 7 21 और 3 24, यानी 245 में हम 6 का भाग लगाएंगे, जो एक्स का मान आएगा। 6 चौका 24, 4 की लाइन में उत्तर आने वाला 0 और 5 बटा में क्या आएगा 6 आएगा, भाग टूटने की 0 है, तेज उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका उत्तर ये आ जाएगा 40 सही 5/6, जो आपका उत्तर आ जाएगा 40 सही 5/6 आपका उत्तर आने वाला है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। यस, अगली वाली बात है, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, 7/6 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए, ब्याज की जो वार्षिक दर है वो हमें क्या करनी है ज्ञात करना। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करनी। देखो जब भी गुणांक आ जाए और वो भी साधारण ब्याज में, तो रेट निकालने का सूत्र जो दोस्तों बनेगा वो बनेगा n-1 इंटू क्या करना है टी और बटा में क्या करना है, बटा में क्या करना है टी और गुणा में क्या करना है 100, n-1 इंटू टी और गुणा में क्या करना है हमें 100 करना है। ठीक है, तो आर जब भी हम निकालेंगे n कितना है भाई 7/6 गुणा है, एक हम घटाएंगे घटाएंगे, गुणा हम 100 करेंगे ही करेंगे, और समय हमें कितना दे रहे थे 3 वर्ष दे रहे थे, तो ये 1/6 बचेगा, नीचे आ जाएगा 3 भी आ जाएगा नीचे, और गुणा में क्या करेंगे हम 100 करेंगे। ठीक है, तो हम 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा और 2 से काटेंगे 3, यानी 50 बटा में क्या आएगा 9 आएगा, 9 5 45, 5 बटा में कितना आ जाएगा 9, इतना प्रतिशत आपके पास में आ जाएगा, जो कि एक उत्तर होगा ए वाला, यानी 5 सही 5/9% हमारा 107 में उत्तर होने वाला है, ये वाला उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यस, अगले वाले उत्तर की तरफ आते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपए का, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, तो हमारे पास में निकालना है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आराम से निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 10,000 रुपए है और गुणा में क्या करोगे 104 बटा में 100 और गुणा में 104 बटा में 100। ठीक है, और ब्याज निकालना तो वापस से 10,000 रुपए हम घटा देंगे। ठीक है, 200 से 10,000 होगा 104, 104 क्या हो गया 108 16 माइनस 10,000 आ जाएगा,
एंड 816 इसका क्या आ जाएगा, खुद ही ब्याज निकालना है ना। अर्धवार्षिक संयोजित, सॉरी, अर्धवार्षिक संयोजित है तो हमें इसे आधा करना पड़ेगा। अर्धवार्षिक संयोजित है, यस, अर्धवार्षिक संयोजित। ये देखिए 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो इसको करेंगे 10,000 गुणा 102/100, 102/100, 102/100 और 102/100, थोड़ा बड़ा कर दिया, कोई बात नहीं, 10,000 से घटा लें, थोड़ी कैलकुलेशन है वो आपको करनी पड़ेगी। 4 0 4 कट गई, इन दोनों गुणा करोगे ये आएगा 104/04 गुणा 104/04, तो गुणा करके बटा में क्या करेंगे हम 10,000 करेंगे दोस्तों, और माइनस में भी 10,000 हम यहाँ पर करेंगे। तो अगेन हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा, गुणा करने पर जो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा, और घटाने पर 824.32, तो ये 824.32 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बस गुणा करना ही पड़ेगा, 824.32 ये उत्तर आएगा तभी जब गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी दो दो में भी प्रतिशत प्रभाव लगा के भी 100% बनाओगे ना 4 बार, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, इसमें इतना काम कर लेना है। ठीक है, इसको गुणा करना है, थोड़ी सी संख्या में गुणा में लगेगा 20-25 सेकंड लगेंगे, बस उसमें 10,000 का मतलब 4 के बाद डेसिमल लगाना है और 10,000 घटाना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो घटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यस, अगली वाली बात पे आ जाते हैं। वो कह रहे किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज है तथा साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपए है, राशि बताओ। देखो 2 साल का समय दे रखा और चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर की बात दे रखी हो, तो सूत्र 2 साल का क्या होता है, जब समय 2 वर्ष हो, जब समय 2 वर्ष हो तो डी बराबर PR² 100 का स्क्वायर, डी कितना है 800 रुपए, 800, पी कितना है धन है, आर कितना है 4 गुणा में 4 है, और बटा में कितना आएगा 100 गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, फिर अंतर 800 रुपए, पी यहाँ पर लगा दिए सूत्र में, आर की जगह 4 4 4 4 16, 16 पंजे 80, 50 आ गया, 50 के 4 जीरो लगानी है, 1 2 3 4, या 5 लाख आ गया, पी का मान 5 लाख है, 4 जीरो वाला, 5 जीरो वाला ये रहा, तो बी वाला आपका उत्तर हो जाएगा 109। ये ट्रिक से ही करना है, 2 साल के लिए सूत्र ये काम में लेना है, 2 साल के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं इसमें 2 साल के लिए पूछे, 3 साल का भी हो सकता है, बट इसमें क्या क्या पूछ सकता है, पी एबसेंट कर सकता है, आर ओ डी दे देगा, डी एबसेंट करेगा पी ओ आर दे देगा, आर एबसेंट कर देगा पी ओ डी दे देगा, ऐसे कुछ भी तीनों चीजों में से आपको 2 चीज दे देगा, 2 चीज आपसे पूछ लेगा, लेकिन शर्त ये रहेगी ये 2 साल के लिए। लेकिन 3 साल के लिए एक सूत्र लिख देते हूँ, 3 वर्ष के लिए भी होता है सूत्र, वो होता है डी वर्ष, डी बराबर PR² होता है 300 प्लस में आर, तो बटा में क्या होता है 100 का यहाँ पर क्यूब लगा देना है। यहाँ पर भी आर डी और पी 3 चीजें हैं, इनमें से कोई 2 चीज देगा और कोई एक चीज आपसे पूछ लेगा, ये चीज पे आप बच्चों ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलो अगली वाली बात पे आ जाते हैं। एक विक्रेता ने लागत मूल्य पर, एक विक्रेता है उसने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। पानी और दूध का अनुपात क्या होगा भाई, 25% लाभ कमाना है तो इसका मतलब है तो 5 करना पड़ेगा, 4:5 ही आएगा, सीधा है 25% लाभ कमाना। जो अगर आप क्रय मूल्य पर बेचना चाहते हो उसका एक ट्रिक है भाई, आप लागत मूल्य पर बेचना चाहते हो और लाभ भी कमाना चाहते हो, तो उसका एक सीधा सीधा तरीका है कि जो लागत मूल्य पर बेचना चाहते हो उसमें क्या होगा ज्ञात करना है, क्या करना है, पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दूध को 100 मानते हो और लाभ को मानो 25%, 125 चाहते हो, तो इसका मतलब एक तरीके से 4 अनुपात कितना हो गया 5 हो गया, तो एक क्या मिलाया आपने, पानी तो मिलाया, इसको यही कहेंगे एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर बेचा और 25% लाभ कमा लिया, कि दूध में पानी मिला दिया, तो पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करना है। तो भाई 4 की बजाय 5 में बेच रहे हो, 1 लीटर पानी मिलाया, तो पानी अगर आप, और ये दूध है, ये दूध 4 ले लो, ये दूध दूध है, अगर दूध 4 लीटर लोगे तो पानी 1 लेना पड़ेगा, और दोनों मिला जुला घोल कितना हो जाएगा 5 लीटर, ये कहना चाहता है। 1 अनुपात क्या हो जाएगा 4, 1/4 आपका डी वाला उत्तर हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना है। तो ऐसे जब भी कभी भी लाभ की बात है ना,
तो लाभ का मतलब सीधा जोड़ दिया करो। अगर वो कहे लागत मूल्य पर बेचकर 25% लाभ कमाना चाहता है, तो दूध को तो मानो 100 और लाभ को मानो 125। 25 का मतलब 25 दूध जितना मिलाओगे, पानी मिलाओगे तो लाभ के रूप में होगा, तो वो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे 1 अनुपात 5 हो जाएगा। जितना भी होगा उतनी उसी हिसाब से आप बढ़ा सकते हो ऐसे। ठीक है, ये हम बैचेस शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का पेपर कैसा रहा जरूर कमेंट करके बताएं। आपको कोई भी इसमें सुधार चाहिए तो निश्चित रूप से आप बेहिचक होकर कमेंट करिएगा। बड़ी शांति से एक एक करके हम धीरे धीरे आप लोगों को हिंट देते हैं, और उसका तरीका भी यही होता है आप लोगों को हिंट देने का, क्योंकि आप लोगों को केवल एक हिंट ही चाहिए। उस हिंट में आप लोगों को जो है अगर समझ आ जाती है, आपकी गलती का अगर आपको पता चल जाता है, तो निश्चित रूप से आप उस गलती का दोहरान नहीं करते। इसी के लिए पेपर सॉल्यूशन आप लोगों के लिए करवाया जाता है कि कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए उसके लिए आपका सॉल्यूशन करवाया जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।